बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन। अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरतें। अरसा कलील से मुराद सबसे पहले बुक में इसकी डेफिनेशन दी होती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल पे भी दी होती है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी दी होती है। अरसा कलील से मुराद वो अरसा वक्त लिया जाता है जिसमें कारोबार में कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स किया जाता है, कुछ को वेरिएबल किया जाता है। जैसे 10 एकड़ जमीन लेके वो फिक्स कर दी गई, उस पर हम लेबर और कैपिटल लगाते जाएं, वो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए। और इसी तरह एक अगर हम कोई भी आइस फैक्ट्री है, बर्फ का कारखाना है, वो अगर हम रेंट आउट करते हैं 1 साल के लिए, तो वो कारखाने की प्लेस हमारी फिक्स है। अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करनी होगी तो हम ओवर टाइम या डबल शिफ्ट लगा सकते हैं, लेकिन हम साइज ऑफ द फिक्स फैक्टर वो चेंज नहीं कर सकते। जमीन को बढ़ा कम नहीं कर सकते, नया कारखाना नहीं लगा सकते, नया कारखाना किराए पर नहीं हासिल कर सकते, वो अरसा कलील कहलाएगा। नॉर्मली हम एक सीजन, एक साल को इसको कहते हैं। इसी तरह जैसे गंदम वगैरह की प्रोडक्शन भी है, मंडी में भी अरसा कलील उस अरसा वक्त को कहते हैं कि जब आप शय को नए सिरे से प्रोड्यूस ना कर सके, सिर्फ ये हो कि आप गोदामों से निकाल कर, रसद जखीरे से निकाल कर मंडी तक ले आए, उसको अरसा कलील कहते हैं। तो यहां पर हम तारीफ करेंगे कि वो अरसा वक्त जिसमें ना नई फर्म कारोबार में आ सके, ना पुरानी फर्म कारोबार से जा सके। अगर कारोबार में पैदावार बढ़ानी हो तो ओवर टाइम और डबल शिफ्ट लगाई जा सकती है। इसलिए अरसा कलील में फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग-अलग होंगे। टोटल कॉस्ट के दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अरसा कलील के बाद मुकम्मल मुकाबला एक ऐसी मंडी की सूरत हाल होती है जिसमें ये 5 शराइत पूरी हो रही हो। जैसे शय की तमाम इकाइयां, जिस शय की मंडी है उसकी तमाम इकाइयां यकसा नौइयत की होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई फर्क साइज, वजन, हुजम, टेस्ट, पैकिंग, क्वालिटी, किसी लिहाज से कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मंडी में आजादाना दाखिला हो, जो शख्स चाहे मार्केट में आए, जो शख्स चाहे मार्केट से जाए, थोड़ी चीज बेचना चाहता है, थोड़ी चीज खरीदना चाहता है, ज्यादा चीज बेचना चाहे, ज्यादा चीज खरीदना चाहे, हर शख्स फ्री एंट्री है मार्केट में। जब ये फ्री एंट्री होगी तो ऑटोमेटिकली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, खरीदार भी बहुत से होंगे, फरोख्तकार भी बहुत से होंगे, तो ये चीज भी इसमें आ जाती है। उसके बाद रहता है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट में जो खरीदार और फरोख्तकार आए हैं उनको मंडी के हालात से मुकम्मल वाकफियत है, कितने लोग खरीदारी के लिए आए हैं, कितनी चीज बिकने के लिए आई है, क्या रेट है, ना कोई ज्यादा कीमत चार्ज कर सके, ना कोई कम कीमत दे सके, तो ये चीज आ जाती है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा कीमत मुअय्यन रहती है, फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, और हर शख्स प्राइस टेकर होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आमलीन की रसद लचकदार होती है कि जितनी चीज आप खरीदना बनाना चाहते हैं, आपको जो भी अमल चाहिए, जमीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको दरकार हो वो इजीली अवेलेबल हो, नहीं चाहिए आप उसको बिजनेस से निकाल सके, ये वो सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद आ जाती है कि इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास ये चीज आ जाती है कि मुकम्मल मुकाबला के तहत एक फर्म किस तरह के बिजनेस सिनेरियो से गुजर सकती है, तो वो चार तरह की सूरतों का उसको सामना करना पड़ेगा। तो उसके तवाज़ुन की बेसिकली 4 कंडीशन या 4 सूरतें होंगी। पहली होगी जब वो गैर मामूली मुनाफा कमाएगी। गैर मामूली मुनाफा वो मुनाफा होता है जिसमें फर्म अपने टोटल रेवेन्यू जो अर्न कर रही होती है चीज को सेल से, वो ज्यादा होते हैं टोटल कॉस्ट से, इसको गैर मामूली मुनाफा कहा जाता है, यानी उसका प्रॉफिट शो हो रहा होता है। जबकि सेकंड फॉर्म आ जाती है नॉर्मल प्रॉफिट,
जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। अक्सर ये लफ्ज बोला जाता है कि आजकल कारोबार बराबरी में चल रहा है, मतलब कॉस्ट पूरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये वो सिचुएशन होगी जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाएंगे। इसमें भी फर्म मामूली मुनाफा कमा रही होती है क्योंकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के चार्जेस उसमें कॉस्ट में शामिल करती है, तो उसको वो अर्न हो रहे होते हैं। अगर वो अपनी जमीन लगा रही होती है उसको उसका लगान मिल रहा होता है, अगर वो अपनी मेहनत लगा रही होती है उसको उसकी उजरत मिल रही होती है, सरमाया लगा रही होती है तो उसको उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट मिल रहा होता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को मामूली मुनाफा भी वो अपनी कॉस्ट में शामिल कर लेती है और वो उसको बच रहा होता है। थर्ड फॉर्म आ जाती है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस और शटडाउन पॉइंट, ये दोनों में फिर हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी। एक पहली कंडीशन तो इसकी ये हो गई कि टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू होगा, इसकी भी हो गई टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। अब हमें ये चीज डिफाइन करनी होगी कि किस तरह से हम पता करेंगे कि हमारा लॉस नॉर्मल है या शटडाउन पॉइंट आ गया है। तो हमें यहाँ पे कुल मुतगय्यरा मसारफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। अगर तो हमारे टोटल रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, तो फर्म को नॉर्मल लॉस हो रहा है। और अगर ये इक्वल हो गए टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, इक्वल हो जाए या लेस देन या इक्वल, दोनों सूरतों में ये हमारा फिर लॉस जो हो जाएगा वो शट डाउन पॉइंट पे आ जाएगा, जिसमें से इक्वल का साइन शुरू करेगा कारोबार बंद होने की सूरत, और लेस देन का साइन के कारोबार छोड़ चुके होंगे, गैर मामूली नुकसान हुआ है, ये सूरत आ जाती। इसलिए हम बास जगहों पे ये साइन यूज होता है। आप फिलहाल क्योंकि हमने कारोबार बंद होने की हालत ली है, आप इक्वल का साइन रखें, तो ये सिचुएशन आ जाती है। ये चार सूरतें होंगी फर्म के इक्विलिब्रियम कंडीशंस की: सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस और शटडाउन पॉइंट। आज के लेक्चर में आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है, फर्म उसमें आउटपुट और कीमत का तयन कैसे करती है, कैलकुलेशन कैसे होती है, वो सारी चीजें लर्न करवाई जाएंगी। नेक्स्ट जो इससे लेक्चर होगा उसमें फिर नेक्स्ट हिस्सा जो इस लेक्चर का होगा उसमें फिर आपको बाकी तीनों चीजों की टोटल कैलकुलेशन एक्सप्लेन की जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एक चीज जो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सिखाई गई थी वो ये थी कि फर्म आउटपुट का डिसीजन कैसे करती है। इधर आउटपुट आ जाएगी, इधर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट एंड प्राइस। ये अब हर चीज हम इधर मेजर करेंगे। और परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है तो ये चीज क्लियर है कि फर्म के एमआर एआर ये बराबर होंगे उसकी प्राइस के। तो ये चीज मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का आपस में बराबर होना और कीमत के बराबर होना ये शो कर रहा है कि ये परफेक्ट कंपटीशन है। अब हम इसमें मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रा करते हैं जो कि पहले डिक्रीज हो रहे हैं फिर इंक्रीज हो रहे हैं। दो कंडीशन इक्विलिब्रियम की लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी कि जहां पर पहली कंडीशन एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन एमसी का कर्व एमआर कर्व को नीचे से ऊपर को जाते हुए कट करे इंटरसेक्ट करे फ्रॉम बिलो टू टॉप। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आउटपुट डिसीजन OQ, और इसको मैं E का नाम देता हूं, ये आउटपुट डिसीजन आ जाता है। ठीक है, यहां पर पहले हम प्रॉफिट के लिए जो हमने टोटल कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी क्या है बेसिकली, प्रॉफिट हमें अगर मेजर करना होगा कि प्रॉफिट नॉर्मल है, सुपर नॉर्मल है, लॉस है, क्या है, तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होगी कि हमें टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस मालूम करना होगा। ठीक है,
इसके अब फॉर्मूले लास्ट में आपको जो लास्ट लेक्चर में वो एक्सप्लेन कर दिए गए हैं कि टोटल रेवेन्यू वो बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, या इसको प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी भी कहते हैं। और टोटल कॉस्ट क्या होता है, वो होता है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, इस चीज के बराबर होते हैं। यहां से हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, यहां पे पुट करेंगे, पता चल जाएगा कि प्रॉफिट किस नौइयत का हमारे पास इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो पहले हम टोटल रेवेन्यू का फाइंड करते हैं। टोटल रेवेन्यू के लिए हमारे पास यहां पे जहां पे एमसी ने बिलो से अपवर्ड जाते हुए एमआर को इंटरसेक्ट किया, आउटपुट का डिसीजन हो गया। सबसे बेसिक डिसीजन वो हमारा होता है आउटपुट डिसीजन। हर चीज अब इस आउटपुट पे देखनी है। अब ये जो रेड कर्व लगाया गया है इसका काम खत्म है, इसका हमें मजीद फर्दर कोई जरूरत नहीं होती। हमें हर चीज अब इस आउटपुट पे मेजर करनी है। इसका काम था सिर्फ फर्म को आउटपुट डिसाइड करके देनी कि इतनी चीज उसने प्रोड्यूस करनी है। तो जहां जहां आउटपुट आएगी वहां हम आउटपुट लिख लेंगे, ये चीज आ जाती है। क्लियर? अब इसमें हमारे पास आउटपुट हमारी OQ आ गई। पहले हम TR फाइंड करें तो AR फाइंड करनी है, या प्राइस, क्योंकि ये बराबर ही होते हैं। तो मैंने कहा था कि किसी भी कर्व से हमें कोई चीज मेजर करनी हो, हम जितनी आउटपुट पे वो मेजर करनी है वहां से एक स्ट्रेट लाइन उस तक ले जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास है, हमने मालूम करना है AR हमारे पास यहां पे ये है। तो AR के खत से Q से एक स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे, परपेंडिकुलर ऊपर को ले जाएंगे, जो कि इसको यहां पे कटा कर रहा है। तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास EQ आ जाएगी, EQ। तो ये यहां पे लिख दी गई। क्लियर? OQ हमारे पास क्वांटिटी आ गई, EQ हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ गई। तो जब हमें भी पता है कि किसी भी रेक्टेंगल के लिए उसकी लेंथ को उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो उसका टोटल एरिया आ जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा OQEP। ये चीज डिफाइन हो गई, OQEP। ये हमारे आ गए टोटल रेवेन्यू, कुल वसूली, ये मालूम हो गई। कैसे? OQ को मल्टीप्लाई किया EQ से, किसी भी मुस्ततील की लंबाई को चौड़ाई से ज़रब दें तो उसका टोटल एरिया आ जाता है। तो टोटल एरिया डिफाइन करने के लिए हमें ये फोर्थ भी लिखना पड़ता है। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज पे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें तो P है ही नहीं, तो यहाँ पे P कैसे लिख दिया गया। तो बेटे इस चीज को याद रखें कि लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, और टोटल एरिया को आप इस तरह से शो करेंगे। और दूसरी जो मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट करते हैं वो ये होती है कि वो इस तरह से लिख देते हैं OEQP। नहीं, आप जिस तरह बेसबॉल नहीं खेलते होते उसी तरह से सेम एक साइड से शुरू करेंगे, जहां से मर्जी कर लें। जैसे यहां से करें तो ये, फिर इसके बाद फिर ये, या यहां से करें तो इस तरह। तो एक साइड से शुरू करें और तरतीब से चारों कॉर्नर के नाम लिखें OQEP। देन इट इज शो दैट ये सारा एरिया जो होगा ये आपके टोटल रेवेन्यू हो जाएंगे। ये सारा एरिया OQEP। अब हमें फाइंड करना है, इसको मैं लिख लेता हूं OQEP। अब हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए अब इसमें ड्रा किया जाएगा टोटल कॉस्ट का कर्व। लेट्स सपोज ये हमारे पास टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए एवरेज कॉस्ट और क्वांटिटी मेजर करनी है, तो हम यहां पे एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाएंगे। एवरेज कॉस्ट का कर्व आपने इस तरह से ड्रा करना है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट से मिस्टेक स्टूडेंट्स की नोट होती है वो ये होती है कि वो यहां पे मिनिमम पॉइंट ले आता है। नहीं, मिनिमम पॉइंट वो होता है जहां पे MC AC को कट करता है, और जहां पर गैर मामूली मुनाफा की बात होगी तो सारा हम E पॉइंट से AC को नीचे रखेंगे।
अगली डायग्राम में भी आप लोग नोट करेंगे कि बेसिकली इन सब के फर्क के लिए एसी की पोजीशन चेंज होगी, बाकी टोटल रेवेन्यू हमारे सब में यही रहेंगे, टोटल रेवेन्यू यही रहेंगे, सिर्फ एसी की पोजीशन चेंज होगी। तो ये हमारे पास आ गया एसी, और एसी से हमारे पास ये चीज आ गई कि एसी मालूम करनी है, तो क्यू से इस आउटपुट पे जो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं परपेंडिकुलर लेके जाएंगे जहां पर एसी को इंटरसेक्ट करे। लेट्स सपोज ये मैं इसको कह लेता हूं कि ये एम पॉइंट आ गया, तो यहां पे हम लिखेंगे दैट इज एम क्यू कि ये एसी है हमारे, और इस सामने क्या पॉइंट आता है उसके लिए हम इसी तरह परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन इधर को ले जाएंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास हम इसको नाम n दे लेते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओ क्यू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओ क्यू एम एन, तो ये सारा एरिया आ जाएगा। ओ क्यू एम एन ये हमारी कॉस्ट है, ब्लू शेडेड एरिया, और ग्रीन डॉटेड एरिया जो है ये हमारे रेवेन्यूज हैं। तो इसको हम लिखते हैं ओ क्यू एम एन, उसी तरह से तरतीब से नाम लिखे गए हैं। अब अगर इस एरिया से इस एरिया को निकाल दें, अगर आप लोग गौर करें तो ये एरिया बच जाता है, तो इसको हम लिखेंगे कहीं से ई एम एन पी, ई एम एन पी, तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है दैट इज प्रॉफिट। और यहां पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, सो दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक हम पहली कंडीशन को एक्सप्लेन कर सके हैं, क्योंकि ये लेक्चर फर्दर भी हम इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। तो यहां के इसके बाद हम नेक्स्ट तीनों को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।